A very good morning to all of you. In the previous lecture, we started the P block elements. In that very first topic, very most important concept of this chapter is inert pair effect that we completed, and a very easy concept. The 6s2 electrons do not participate in the bonding, and that effect not become a not participate in the bonding, they becomes inert. What? They becomes inert. That's why that effect is known as inert pair effect. Inert pair effect shows in the mostly heavier metals. मतलब ऐसा कहें कि कोई भी ग्रुप का एलिमेंट हो पी ब्लॉक में स्पेशली, तो उसके अंदर जो लास्ट मेटल एलिमेंट है वो ऑलवेज इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करता है। तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है कि द लास्ट एलिमेंट ऑफ द ग्रुप in P block always shows inert pair effect. In this lecture today we complete all the periodic properties with their trends and the chemical properties. Okay, these two most important parameters, factors, questions, topics, concepts we all complete in today's lecture. So first of all we will start with atomic radii. atomic radii. अब जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कशन किया था कि अकरेंस पेज के ऊपर आप लोगों को दिया गया है एक इम्पॉर्टेंट सेंटेंस, दिस ग्रुप हैज अ वैरायटी ऑफ वेरिएशंस। मतलब कि हर एक पॉइंट के अंदर क्या होगा, एक्सेप्शन केस होगा। तो फर्स्ट वी राइट ए जनरल ट्रेंड as according to the chapter number 3, as according to the basic terms, basic reasons, and then we understand why this happens in the exception case. Okay, so first of all atomic radii. अब हमारे पास कितने एलिमेंट्स, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड हीलियम। These are the 5 elements. अगर हम लोग जनरल ट्रेंड इन अ ग्रुप, यहाँ पे मैं लिखूंगा वर्ड जनरल ट्रेंड, ओके, जनरल ट्रेंड एंड फर्दर वी राइट ट्रू ट्रेंड। एग्जाम में भी आप लोगों को ऑलवेज अगर क्वेश्चन के अंदर जैसा मेंशन किया गया हो उस हिसाब से आंसर लिखना। जनरल ट्रेंड, अब डाउन टू द ग्रुप जाते हो तो क्या होती है, साइज ऑलवेज इंक्रीज होती है। तो फ्रॉम मूविंग अप टू डाउन एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है। फिर एटॉमिक साइज इंक्रीज हुई तो एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज होती है। समझना बहुत अच्छी तरह से। Atomic radii also increases, atomic size also increases. ऐसा क्यों हुआ? तो रीजन नंबर 1 क्या होता है यहाँ पे रीजन्स में? तो रीजन नंबर 1 कि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑलवेज न्यू ऑर्बिटल के अंदर जाता है। फिर सेकेंड रीजन इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है
वो डिक्रीज होता है बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो इंक्रीज होते जाते हैं। बट दिस इज नॉट एक्चुअल ट्रेंड। होना क्या चाहिए था भाई कि बोरॉन इज लेस देन एल्यूमिनियम लेस देन, ऐसा मिलना चाहिए था ट्रेंड, लेकिन ऐसा नहीं मिला। एक्सेप्शन केस, एक्सेप्शन लिखो या तो फिर उसको आप लोग ऐसे भी मेंशन कर सकते हो ट्रू ट्रेंड। ट्रू ट्रेंड मतलब एक्चुअल में क्या हुआ, तो बोरॉन की साइज जो है वो गैलियम से छोटी थी। बोरॉन इज लेस देन गैलियम, गैलियम इज लेस देन एल्यूमिनियम, इज लेस देन इंडियम एंड इज लेस देन हीलियम। अब एक्चुअल जो ट्रेंड मिला वो ऐसा मिला कि गैलियम की जो एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस जो है वो एल्यूमिनियम से थोड़ी स्मॉल मिली, स्मॉल, थोड़ी सी स्मॉल। तो अब आप लोगों के पास पूरे चैप्टर के अंदर एक मास्टर की को यूज करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तब यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ उसको हम लोग समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम Al, Z इज इक्वल टू क्या है 13। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, नियॉन कोर 3s2 3p1 है। व्हाट इज द गैलियम, गैलियम इज इक्वल टू आर्गॉन कोर 4s2 3p10 4p1। दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए गैलियम। अब दोनों के पास कंपेयर करो, देखो साइज का मतलब क्या, साइज छोटी हुई मतलब क्या हुआ कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कहीं ना कहीं पे काम कर रहा है इन दोनों के अंदर। समझो बहुत इजी वे के अंदर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। 3s2 एंड 3p1, यहाँ पे क्या है 4s2 4p1, बट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा 3d10 3d10। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज दिस प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। यहाँ पे डी ऑर्बिटल है लेकिन जीरो में, क्योंकि पहले पी भी इनकम्प्लीट है, पी के अंदर भी अभी 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो फुलफिल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पहले से डी ऑर्बिटल जो है वो फुलफिल्ड है। तो फर्स्ट रीजन क्या लिखेंगे हम लोग, प्रेजेंस of d orbitals in helium। तो प्रेजेंस ऑफ ए डी ऑर्बिटल्स से क्या हुआ सर, तो वहां पे हुआ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा इंक्रीज हुआ। इंक्रीज कैसे हुआ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हुआ। यहाँ पे फॉर दिस केस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द d orbitals, effective nuclear charge increases in the helium। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हुआ तो हीलियम की जो साइज थी वो एल्यूमिनियम से कम मिली। तो ऐसा क्या हुआ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भाई इंक्रीज कैसे हो गया, दैट डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ ऑर्बिटल, दैट डिपेंड्स ऑन शेप ऑफ द ऑर्बिटल। बहुत ध्यान से समझना, डी ऑर्बिटल ये रहा उसका शेप, डबल डम्बेल टाइप। तो मतलब ये जो लोब्स हैं वो प्योर एक्सिस के ऊपर नहीं है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा एक्सिस के ऊपर तब क्या होगा, तब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उस उतने रीजियन के अंदर इंक्रीज हो जाता है। दैट्स व्हाई न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा लगेगा, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। समझना, रीजियन के अंदर नहीं आएगा, लोब्स के रीजन में घूमेगा तो फोर्स ज़्यादा होगा, यहाँ पे कम हो जाएगा। कम हो जाता है तो मतलब न्यूक्लियर चार्ज का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज़्यादा होता है, देयरफॉर साइज डिक्रीजेस। तो मतलब
मतलब क्या होगा कि यहाँ पे एक नया फैक्टर जो है वो काम करता है, दैट इज पुअर शील्डिंग इफेक्ट। क्या काम करेगा? पुअर शील्डिंग इफेक्ट। अब ये डिफ्यूज्ड हो गए, इसको क्या नाम दिया गया है? डिफ्यूज्ड ऑर्बिटल्स। डिफ्यूज्ड ऑर्बिटल्स। कुछ रीजियन के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा, ये लोब्स में होगी तब। तो डिफ्यूज्ड होता है मतलब सील्ड नहीं कर पाते हैं डी इलेक्ट्रॉन्स इन तीनों इलेक्ट्रॉन्स को। 3D तो पहले होगा, तो इतना शील्डिंग इफेक्ट यहाँ पे नहीं होता। तो ही तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, शील्डिंग किया होता तो न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। So these are the reasons: poor shielding effect, shape of the orbital, effective nuclear charge, and the presence of the orbital, and that's why gallium less than aluminum. Okay, this is the concept. Next, move on to the ionization enthalpy. हेडिंग देखो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो सबसे पहली बात हमें क्या याद आनी चाहिए? डेफिनेशन: टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन, टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिक्वायर्ड इन द गैसियस आइसोलेटेड न्यूट्रल सिस्टम, दैट इज नोन एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। Ionization enthalpy is inversely proportional to the size. ये बात हम लोग याद रखना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज होती है। तो मतलब अगर हम लोग जनरल ट्रेंड लिखें तो अप टू डाउन क्या होना चाहिए? अप टू डाउन मतलब बोरॉन टू थीरियम डिक्रीज होनी चाहिए। बोरॉन टू थीरियम क्या होनी चाहिए? डिक्रीज होनी चाहिए। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या है यहाँ पे? NS2Np1। तो ये एक इलेक्ट्रॉन चला गया Np1 में, लास्ट ऑर्बिटल के अंदर बैठा हुआ एक इलेक्ट्रॉन वो चला जाएगा। तो व्हाट इज द एक्चुअल ट्रेंड? ये तो जनरल ट्रेंड लिखा, बोरॉन टू थीरियम इट इज डिक्रीज। तो यहाँ पे ट्रू ट्रेंड मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ट्रू ट्रेंड फॉर IE1 मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ तब, तो वहाँ पे ट्रेंड मिलता है बोरॉन इज ग्रेटर देन थीरियम इज ग्रेटर देन गैलियम इज ग्रेटर देन एल्यूमिनियम इज ग्रेटर देन एंटियम। अब ये ट्रेंड मिला, देखो ये कहाँ से आया? देखो एग्जैक्टली हमने प्रीवियस जो एटॉमिक साइज का जो ऑर्डर देखा, रेडियस का देखा, वहाँ से आया। गैलियम से तो ऑपोजिट है ही, लेकिन थीरियम कहाँ पे आ गया? सेकंड नंबर पे। अब इन दोनों के कंपैरिजन करो, देखो थीरियम तो लास्ट में होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? इन द थीरियम प्रेजेंस ऑफ f ऑर्बिटल होती है। गैलियम के अंदर क्या था? प्रेजेंस ऑफ d ऑर्बिटल, तो डिफ्यूज्ड हो गया। तो यहाँ पे f ऑर्बिटल और डिफ्यूज्ड हो गई, मतलब आप लोगों को यहाँ पे पुअर शील्डिंग इफेक्ट जो है वो और ज्यादा मिलती है। आप लोग ये ऑर्डर याद रख लो, S P D एंड F। सबसे कम शील्डिंग इफेक्ट किसके अंदर होती है? f ऑर्बिटल के अंदर। तो यहाँ पे थीरियम के पास f ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो f ऑर्बिटल प्रेजेंट होने की वजह से क्या हो गया? न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो गया। अब न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो गया तो इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा, दैट्स व्हाई यहाँ पे एनर्जी थोड़ी बहुत ज्यादा चाहिए। अब ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, क्या बचा? NS2 हाफ फुलफिल्ड NS ऑर्बिटल।
तो अब यहाँ पे थोड़ा बहुत ट्रेंड जो है वो चेंज होता है IE2 के लिए और IE3 के लिए, दोनों के लिए इक्वल होगा ट्रेंड, एंड दैट इज बोरॉन, गैलियम, हीलियम, एल्यूमिनियम एंड इंडियम। ये ट्रेंड हमें मिलता है, ये ट्रेंड मिलेगा। अब यहाँ पे चेंज कहाँ पे हुआ देखो, गैलियम एंड थीलियम के अंदर। ओके, तो ये याद हमें रखना है, रीजंस आर द सेम, रीजंस आर द सेम, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नंबर 2, यहाँ पे थीलियम प्रेजेंट है तो पुअर शिल्डिंग इफेक्ट। देन third most important reason is inert pair effect। ये तीन रीजन कॉमन रीजंस होंगे कोई भी प्रॉपर्टी के अंदर। ओके, तो ये आप लोगों को याद रखना है। ओके, ट्रेंड्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ट्रेंड्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ट्रेंड्स आप लोगों को याद रखने हैं और टेक्स्ट बुक के अंदर जो दिया गया है उस तरह से आप लोगों को थियोरेटिकली आंसर वैसे लिखना है। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इट इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज होती है। साइज बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। मूविंग फ्रॉम अप टू डाउन मतलब बोरॉन टू हीलियम, डिक्रीज डिक्रीज होगी, बट ऐसा नहीं हुआ, ट्रू ट्रेंड डिक्रीज होनी चाहिए। तो यहाँ पे बोरॉन से जब आप लोग एल्यूमिनियम जाते हो तो डिक्रीज होती है, थीलियम का एल्यूमिनियम, फिर एल्यूमिनियम से थीलियम तक जाते हो, जस्ट अ मिनट, एक ऑर्डर को हम लोग चेक करें। बोरॉन तो इज ग्रेटर देन एल्यूमिनियम, फिर एल्यूमिनियम इज लेस देन गैलियम, इज लेस देन इंडियम, इज लेस देन हीलियम। बोरॉन to aluminum it is decreases, after onwards it is increases। वैल्यूज क्या है, वैल्यूज तो बोरॉन के पास 2.0, 1.5, 1.6, 1.7 and 1.8। These are the values of the electronegativity। ओके, तो ये हुआ हमारा 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ NCERT टेक्स्ट बुक। ओके, तो अब यहाँ पे इस लेक्चर को स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो केमिकल प्रॉपर्टी के ऊपर। ओके, ट्रेंड्स याद रखने पड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।